है। तो ये जो रिफ्लेक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, तो आप एक चीज आपको समझना होगा, जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होता है वो रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं करता, वो बेंडिंग ऑफ लाइट प्रोड्यूस नहीं करता। वो क्या करता है, सिर्फ जो रेज है उसका लेटरल शिफ्ट कर देता है, दैट मीन्स लेटरल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है। दैट मीन्स आप बता सकते हो रेक्टेंगुलर ग्लास डू नॉट डेविएट द लाइट, दैट मीन्स फॉर द रेक्टेंगुलर ग्लास इफ रेज गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम then light do not deviate, but only they shift their path, lateral shift जिसको आप कहते हो, तो वहां से lateral displacement आपको टॉपिक मिलता है। ठीक है, यानी वहां पे जो इमरजेंस रे होगा और इंसिडेंट रे होगा उसमें शिफ्टिंग हो जाता है। चलो हम लोग देखते हैं क्या होता है। ये आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, इसको हम लोग ले लेते हैं QQRS। ठीक है, वो क्या रहा है देखो, अब ये यहाँ पे मीडियम हो गया एयर। ठीक है, ये ग्लास आपको पता ही है। अब फिर अगेन मीडियम हो जा रहा है ए। ठीक है, तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग MA ले लेते हैं, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग MG ले लेते हैं, और फिर अगेन ये MA हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब हमको करना क्या है, इंसिडेंट रे जो है वो स्ट्राइक कर रहा है, एयर से आ रहा है, और जैसे ही ये पहुंचता है आपका PQ इंटरफेस पे, दैट मीन्स ये ग्लास का इंटरफेस है PQ, तो क्या हो रहा है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम एंट्री कर रहा है। तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम एंट्री करेगा, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ। अगेन फिर ये जो है वो यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म करेगा। अगेन ये SR इंटरफेस है, वहां से ये बाहर निकलेगा, तो दैट मीन्स ये जा रहा है डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, और जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से बेंड्स हो जाएगा आगे। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बनाएगा I, यहाँ पे बनाया R, यहाँ पे अगेन जो ये है, यहाँ पे इसको तुम कह सकते हो R जो है, और यहाँ पे जो होता है वो एंगल ऑफ इमरजेंस बनाता है। जो रे इससे कम्स आउट होता है, इमरजेंस मतलब होता है टू कम्स आउट, बाहर निकलने वाला जो रे होता है उसको इमरजेंट रे कहते हैं। तो ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये इसको हम लोग कहते हैं इमरजेंट रे। इमरजेंस से बना है इमरजेंट। ठीक है, इमरजेंट रे हो गया, इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। क्लियर। अब करना क्या आपको, देखो यहाँ से हम लोग इसको सपोज कर लेते हैं कि ये जो रे है ये OA है। ठीक है, OA इंसिडेंट रे है। ठीक है, इस पॉइंट को आप D मान लो और इसको C मान लो। तो OA इंसिडेंट रे है, वो स्ट्राइक करता है PQ सरफेस पे, और PQ सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद वो नॉर्मल पे क्या हो जाता है, नॉर्मल के थ्रू बेंड हो जाता है। दैट मींस वहां पे रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस होता है। तो वहां का जो रिफ्रैक्टेड रे है वो रिफ्रैक्टेड रे AB है। ठीक है, AB रिफ्रैक्टेड रे वंस अगेन स्ट्राइक मतलब ये बॉन्ड करता है, स्ट्राइक करता है SR सरफेस, ग्लास के SR सरफेस पे, और वहां से भी फिर रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि उस टाइम जो है ये डेंसर टू रेयर जाने वाला है। तो फिर ये नॉर्मल के साथ एंगल फॉर्म करेगा और बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है। तो वहां से फिर रे कम्स आउट होता है, दैट रे इज नोन एज इमरजेंट रे, और एंगल फॉर्म बिटवीन द इमरजेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इमरजेंस, या इमरजेंट एंगल ऑफ इमरजेंस आप कह सकते हो। क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, अब ये जो इंसिडेंट रे है इसका ओरिजिनल पाथ रिट्रेस करते हैं। ये तो रिफ्लेक्टेड पाथ है। ठीक है, अगर इसका हम लोग ओरिजिनल पाथ रिट्रेस करते हैं तो देखो ओरिजिनल पाथ हम लोग रिट्रेस इसका करेंगे। ओरिजिनल पाथ का रिट्रेसिंग कहाँ पे आ रहा है, तो ये ओरिजिनल पाथ का रिट्रेसिंग है। ठीक है, तो ये ओरिजिनल पाथ का जो रिट्रेसिंग है इसी को हम लोग कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये होता है आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यही लेटरली शिफ्ट हुआ। इसको आप लोग डिफाइन करोगे, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे कम्स आउट फ्रॉम द ग्लास इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये हम लोग बात करने वाले हैं। हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि ये लाइन और ये लाइन जो होता है वो पैरेलल होता है।
ठीक है। चलो तो ये हम लोग प्रूव करने वाले, आपको पूरा मैटर समझ में आ गया। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, आप बताओगे कंसीडर OA, कंसीडर इंसिडेंट रे OA strike on the interface of glass slab, ठीक है। यहाँ पे पहले आप बता देना PQRS जो है वो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ठीक है। तो कंसीडर इंसिडेंट रे OA स्ट्राइक्स ऑन द इंटरफेस ऑफ ग्लास स्लैब PQ and by making some angle with normal it refracted as AB रे के थ्रू ये रिफ्लेक्ट होता है। AB जो है वो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो AB जब रिफ्लेक्टेड रे होगा तो इस मीडियम में यहाँ पे आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे, दो केस हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये NA से आ रहा है NG में, तो यहाँ पे बाय स्नेल्स लॉ आप बताओगे स्नेल्स लॉ के थ्रू आप करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा NA sin I, ओके, इक्वल टू NG sin R। इसको इक्वेशन फर्स्ट अभी रखो, कैसे मिल गया ना, NA sin I इक्वल टू NG sin R। अगेन क्या होता है, ये फिर जो होता है वो अब बिहेव करेगा जस्ट एज इंसिडेंट रे। सेकेंड केस में जब ये डेल्टा टू रेडियल जाएगा तो ये इंसिडेंट रे जैसा बिहेव करेगा और ये रिफ्लेक्टेड रे जैसा बिहेव करेगा, ओके। तो आप बताओगे अगेन रे AB goes from glass to air at interface आपका क्या हो गया, ऐसा इंटरफेस पे आता है। देन it emerges out from the glass slab, it emerges out from the glass slab, ये ग्लास स्लैब से बाहर निकलेगा, है ना, एज रे। कौन सा रे है ये, इसको हमने BC लिया हुआ है, ओके। BC रे के थ्रू ये बाहर निकल जाता है, क्लियर है। तो यहाँ पे भी आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे, बाय स्नेल्स लॉ। देखो यहाँ कौन सा मीडियम है, ये NG है, यहाँ पे आप करोगे NG sin R, ये sin R है आपका, इक्वल टू ये बनाओगे आप NA sin E, NA sin E, ये कर लेते हो, NG sin R इक्वल टू NA sin E हो गया। चलो अब हम लोग देखते हैं, देखो यहाँ पे दो नॉर्मल क्रिएट हो रहा है, एक नॉर्मल यहाँ पे है, एक नॉर्मल यहाँ पे है। दोनों नॉर्मल जो है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है और यहाँ से दो नॉर्मल क्रिएट हो रहा है, तो दोनों नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल होगा। और यहाँ पे देखो दो नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल है, और जब दो पैरेलल रेज को अगर कोई आपका इंसिडेंट रे, मतलब कोई एक रेज जो होता है वो इंटरसेक्ट करता है, दैट मीन्स आप, तो यहाँ पे क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हो जाता है, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल यहाँ पे हो जाएगा इसका, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप, चलो यहाँ पे R1 R2 हम लोग कर लेते हैं, R1 R2 हम लोग कर लेंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। तो देखो यहाँ इस केस में R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा, कैसे होगा, यहाँ पे बताओगे H Okay.
both normal are parallel to each other. एंड AB जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, ठीक है। देन यहाँ पे तुम्हारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा एंगल R1 इक्वल टू एंगल R2। यहाँ पे बताओगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। कोई भी दो पैरेलल लाइन को तीसरा लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो वहां पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। दैट मींस हम लोग कह सकते हैं R1 इक्वल टू R2। तो R1 इक्वल टू जब R2 हमारे पास हो गया तो हम लोग यहां से कह सकते हैं NG साइन R1 इक्वल टू NG साइन R2, ठीक है। ये हम लोग कह सकते हैं NG साइन R1 इक्वल टू NG साइन R2। यहां से आपको मिल जाएगा, नहीं एक मिनट, यहाँ से ये दोनों इक्वल हो जाएगा ना, NG साइन R1 इक्वल टू NG साइन R2। अब देखो ये दोनों इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ना ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग अब फिर अगेन कर लेंगे और NG साइन R1 इक्वल टू NA साइन E इक्वल टू NA साइन E। यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद हमको इसको मिटाना पड़ेगा, फिर हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। चलो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ऊपर वाला पार्ट हम लोग सिर्फ मिटाएंगे ताकि ये आगे चलता रहे, ओके। तो चलो बस इतना हम रफ करते हैं, इतना में हम लोग का काम हो जाएगा। इसका फिर बाकी हम लोग पूरा रफ करेंगे, ओके। तो अब देखो यहाँ से ये मिल गया और हमने जो फर्स्ट इक्वेशन लिखा था वो लिखना आपका जरूरी है। फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या था, NA साइन I1 इक्वल टू NG साइन R1। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर है। चलो अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हम लोग ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। NA साइन I1 इक्वल टू NG साइन R1 और NG साइन R1 इक्वल टू NA साइन E। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, है ना। यहाँ पे लिखोगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड को कंपेयर करते हैं तो देखो ये पार्ट दोनों इक्वल है इसका, तो ये और वो आपस में इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आपको मिल जाएगा NA साइन I1 इक्वल टू NA साइन E। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि हम लोग कह सकते हैं कि I1 इक्वल टू E, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ इमरजेंस मिल गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस मिल गया, तो इमरजेंट रे एंड ये जो आपका ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे है दैट आर पैरेलल टू ईच अदर। ये प्रूफ हो गया आपका, यही प्रूफ करना था हमको। तो यहाँ से आप जब एंगल I इक्वल टू एंगल E हमें मिल गया तो आप बताओगे इंसिडेंट रे and norm incident ray and emergent ray are parallel to each other, ठीक है। इंसिडेंट रे और ये इमरजेंट रे जो है वो पैरेलल है एक दूसरे से, ठीक है। तो पैरेलल कहने का मतलब हो गया। चलो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पैरेलल कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है वो रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। और इसके ओरिजिनल पाथ से कंपेयरिंग करोगे तो रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा। क्या कर रहा है, सिर्फ ये अपना जो पाथ है वो शिफ्ट कर रहा है उसको, ठीक है। तो आप बताओगे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब डज नॉट रिफ्लेक्ट द लाइट, इट ओनली शिफ्ट द लाइट, ठीक है। ये सिर्फ लाइट को शिफ्ट कर देता है। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि इंसिडेंट रे
एंड इमरजेंट रे जो होता है दैट आर पैरेलल। ओके, तो यहां से आपका ये हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आप देख लो लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट तो तुम बताओगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, परपेंडिकुलर क्या ये देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका, ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, ये ओरिजिनल पाथ है इंसिडेंट रे का, इंसिडेंट रे है ये, इसका यहाँ से रिफ्रैक्टेड हो गया, तो अगर इसका ओरिजिनल पाथ हम लोग रिट्रेस करते हैं, ठीक है, तो ये इसका ओरिजिनल पाथ ऑफ रिट्रेसिंग ऑफ इंसिडेंट रे होगा, और ये आपका इमरजेंट रे, दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसी को हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, उसी को आपको लिखना है, ठीक है। तो आप बताओगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, original path of incident ray and emergence ray comes out from the glass slab, comes out from the glass slab perpendicular distance between original path of incident ray and emergence ray comes out from the glass slab is known as lateral displacement. Is known as lateral displacement. Is known as lateral displacement. Okay? इसको हम लोग lateral displacement कहते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि lateral displacement किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है ये हमारा बात करना है। तो हम लोग नेक्स्ट इसमें डिस्कस करने वाले फैक्टर ऑन विच लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड। फैक्टर ऑन विच लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स। ओके, तो कौन कौन सा फैक्टर है, तो देखो पहला फैक्टर इसका है कि ये जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है उसके थिकनेस पे डिपेंड करता है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म्स है, ठीक है, ये एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो मैक्सिमम आता है, ये कोरिलेट करता है एक दूसरे को। ओके, तो आप बताओगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज directly proportional to the thickness of glass slab, directly proportional to thickness of glass slab। ठीक है, ये ग्लास स्लैब के थिकनेस पे डिपेंड करता है। दूसरा सेकेंड अगर हम लोग बात करते हैं तो ये थिकनेस पे तो डिपेंड कर गया, उसके बाद ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहने का मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा ग्लास स्लैब का उतना ही ज्यादा तुम्हारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आप बताओगे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में RI लिख दे रहे हैं, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। उसके बाद थर्ड पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे के ये जो होगा वो इंसिडेंस एंगल जो होगा उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स आप ये बता सकते हो कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आप बताओगे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट इसको आप कह सकते हो
कि ये जो इंसिडेंट रे है उसके वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप बताओगे इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। It is inversely proportional to wavelength of incident ray. ओके, ये इंसिडेंट रे के वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है ये आपको जानना है। तो ये थिकनेस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है और वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। क्लियर है? थिकनेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ इंसिडेंस ये डायरेक्टली डिपेंड्स होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब तो आप समझ ही रहे हो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर इफ टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ ईच अदर, दैट मींस इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी देन सेकंड क्वांटिटी विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। और इनवर्सली का मतलब होता है इफ वी इंक्रीज द फर्स्ट क्वांटिटी देन सेकंड क्वांटिटी विल बी डिक्रीज एंड इफ वी डिक्रीज द फर्स्ट क्वांटिटी देन सेकंड क्वांटिटी विल बी इंक्रीज। ओके, तो थिकनेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ इंसिडेंस के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, दैट मींस आप ये भी कह सकते हो व्हाट हैपेंस व्हेन रे ग्रोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम एंड अगेन डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। क्लियर है? यहाँ पे हमने लेटरल डिस्प्लेसमेंट को जाना, हाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस, that means emergent ray is to be parallel with the original path of incident ray, and also we know about the factors on which lateral displacement depends. Okay, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके।